हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट एसएसटी पेपर 2। इसमें आप सभी को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो आप सभी लोग कंटिन्यूटी जरूर बना के रखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम भारत डैश के लिए प्रसिद्ध था। जो मौर्य काल में उत्तर पश्चिम भारत है, ये किसके लिए प्रसिद्ध था? तो कंबल के लिए। यहाँ पर आपका आंसर फोर्थ सही हो जाएगा। और इन कंबलों को क्या कहा जाता था? भिंगसी। कंबलों को क्या कहा जाता था? भिंगसी। नेक्स्ट है एम्फोरा एक डैश था, क्या था? तो लंबा एवं दोनों तरफ हत्थे लगा जा। आकार किस प्रकार होता था? तो आकार में ये लंबा होता था और दोनों तरफ हत्थे लगा, इसमें दोनों तरफ हत्थे लगे होते थे। आंसर यहाँ पर थर्ड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी मांग थी कि इसे डैश के नाम से बुलाते थे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? काला सोना। इतनी ज्यादा मांग थी कि इसे काला सोना के नाम से जाना जाने लगा या बुलाया जाने लगा। और इसका सबसे ज्यादा प्रयोग किसके द्वारा किया जाता था? तो रोमन के द्वारा किया जाता था। सबसे ज्यादा प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? रोमन के द्वारा किया गया है। रोमन या आप कह सकते हैं यवन के द्वारा, इसलिए इसको यवन प्रिय के नाम से जाना जाने लगा। यवन प्रिय के नाम से इसको जाना जाने लगा। नेक्स्ट है, रहट चरखे एवं अग्नेय शास्त्रों का आविष्कार डैश में हुआ था। कहां पर हुआ था? तो मध्य काल में हुआ था। आंसर यहाँ पर थर्ड सही हो जाएगा। और यदि शताब्दी पूछे तो किस शताब्दी में हुआ था? तो 14वीं शताब्दी या 15वीं शताब्दी में इसका आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस दिल्ली के सुल्तान की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति पाया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? थर्ड, अलाउद्दीन खिलजी। और जो ये संस्कृत प्रशस्ति थी, ये किस भाषा में थी? तो आपको पता होगा कि ये संस्कृत भाषा में थी। ये किस भाषा में थी? संस्कृत भाषा में थी। जो प्रशस्ति अभिलेख है, ये संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। और अलाउद्दीन खिलजी की प्रशंसा में जो एक प्रशस्ति पाई गई है, ये कहां पर पाई गई है? तो जोधपुर में। जोधपुर में ये प्रशस्ति पाई गई है। जोधपुर में पाई जाने के कारण जोधपुर शिलालेख के नाम से जाना जाता है। जोधपुर शिलालेख के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता था। तो आंसर यहाँ पर क्या होगा? राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए, चाहे वह जन्म से क्षत्रिय ना हो। आंसर यहाँ पर आपका दूसरा सही हो जाएगा। गर्भ अनुष्ठान किसने करवाया था? तो राष्ट्रकूट शासक दंतिदुर्ग ने अपनी राजधानी, दंतिदुर्ग की राजधानी कहाँ पर थी? उज्जैन में थी। और उज्जैन में हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान करवाया था। उज्जैनी कह सकते हैं। उज्जैनी में हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान करवाया था। नेक्स्ट है, चोल काल में व्यापारियों के संघ को डैश कहा जाता था। ये क्वेश्चन आप सभी का सीटेट रिसेंट ही पूछा गया है। नगरम कहा जाता था। आंसर यहाँ पर थर्ड सही हो जाएगा। और उत्तर भारत के व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था? ये भी ध्यान रखिएगा। और उत्तर भारत के व्यापारियों के संगठन को श्रेणी कहा जाता था। तो आंसर यहाँ पर आपका थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, नाथ साहित्य का संबंध किससे है? किस भाषा से है? तो बंगाली से है। यहाँ पर आंसर आपका पहला सही हो जाएगा, बंगाली भाषा से है। नाथ साहित्य का संबंध नाथ संप्रदाय से है। नाथ साहित्य का संबंध किससे है? नाथ संप्रदाय से है। नाथ संप्रदाय से है। और नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने की है? तो ये भी ध्यान रखिएगा, स्थापना किसने की है? मुनि ने की है। स्थापना किसने की है? मुनि ने स्थापना की है। नेक्स्ट है, खान अब्दुल गफ्फार खान ने उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन चलाया, जिसे डैश के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? तो खुदाई खिदमतगार आंदोलन के रूप में जाना जाता है। और इस आंदोलन के जो आंदोलनकारी हैं, इनको किस नाम से जाना जाता है? तो आंदोलनकारी को लाल कुर्ती दल के नाम से जाना जाता है। लाल कुर्ती दल के नाम से जाना जाता है। और अब्दुल गफ्फार खान को किस नाम से भी जाना जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, कांग्रेस द्वारा पारित पूर्ण स्वराज 1929 के लिए संघर्ष की प्रस्तावना के बाद डैश को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया।
कब स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो 26 जनवरी 1930 यहाँ पर आंसर आपका सही होगा। और जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था तो ये कब हुआ था? 1929 में। किस नदी पर हुआ था? तो रावी नदी के तट पर हुआ था। रावी नदी के तट पर हुआ था। रावी नदी के तट पर। नेक्स्ट है बिग बियर एक उदाहरण है किसका? नक्षत्र मंडल का। यहाँ पर दूसरा आंसर सही हो जाएगा। बिग बियर जो है नक्षत्र मंडल के उत्पत्ति से संबंधित एक सिद्धांत है और इसको क्या कहते हैं? सप्त ऋषि। इसको सप्त ऋषि कहते हैं और इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? अर्सा मेजर भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अर्सा मेजर। ये पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट है पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है क्योंकि चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में तथा अपने अक्ष पर घूमने में समान समय लगता है। थर्ड आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है किस ओर? तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पहला आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। और पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगाती है? तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का समय लगता है। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है जैसे जैसे हम पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाते हैं देशांतर रेखाओं का आकार क्या होता है? तो आकार समान रहता है। और दो देशांतर रेखाओं के मध्य की जो दूरी होती है ये कितने किलोमीटर होती है? दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है। 111 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी दिन कहलाता है क्या? आंसर क्या होगा कि पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में लिया गया समय क्या कहलाता है? पृथ्वी दिन कहलाता है। नेक्स्ट है विषुव के दिन सूर्य की सीधे किरणें पड़ती हैं किस पर पड़ती हैं? तो ये पड़ती हैं विषुवत रेखा पर। आंसर यहाँ पर आपका दूसरा सही हो जाएगा। और यदि आपसे विषुव की स्थिति पूछे तो क्या होगा? विषुव की स्थिति यदि पूछे तो क्या होगा? 21 मार्च व 23 सितंबर 21 मार्च व 23 सितंबर विषुव की स्थिति कहते हैं। और 21 मार्च और 23 सितंबर को दोनों गोलार्धों में, ये जो दो गोलार्ध हैं इन दोनों गोलार्धों में दिन व रात बराबर होते हैं। दिन व रात बराबर होते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2024 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अटलांटिक महासागर में अनेक पोताश्रय एवं पत्तन है क्योंकि? आंसर क्या होगा यहाँ पर? अटलांटिक महासागर की जो तट रेखा है ये क्या है? अधिक तंदुरुती है। आंसर यहाँ पर थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज पर्वत श्रृंखला है। इसकी लंबाई पूछी जाए तो कितनी है? 7200 किलोमीटर है। 7200 किलोमीटर है। और यदि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत पूछा जाए, पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो हिमालय पर्वत श्रेणी है। नेक्स्ट है भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं कहाँ पर? भारत में कहाँ पर पाए जाते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। आंसर यहाँ पर थर्ड सही हो जाएगा। और यदि ये पूछा जाए कि सर्वाधिक वन कहाँ पर पाए जाते हैं, तो सर्वाधिक पाए जाते हैं मेघालय। सर्वाधिक कहाँ पर पाए जाते हैं? मेघालय व अरुणाचल प्रदेश। सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? मेघालय व अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती हैं किस ओर? आर्द्र जो पवनें हैं किस ओर बहती हैं? स्थल से समुद्र की ओर। दूसरा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है? पृथ्वी के फेफड़े किसको कहते हैं? तो ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को कहते हैं। पहला आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? तो अमेजन नदी बेसिन है। फोर्थ आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। और यदि इसका विस्तार पूछे तो क्या होगा? यदि इसका विस्तार पूछे किसका? विश्व का सबसे बड़ी जो नदी बेसिन अमेजन नदी बेसिन है, इसका विस्तार क्या है? तो दक्षिण अमेरिका के ब्राजील देश में है। दक्षिण अमेरिका के ब्राजील देश में है। दक्षिण अमेरिका के ब्राजील देश में। विस्तार कहां पर है? ब्राजील देश में है। ब्राजील देश में है। और इसका अपवाह क्षेत्र क्या है? इसका अपवाह क्षेत्र पूछा जाए, अपवाह क्षेत्र क्या है?
अपवाह क्षेत्र कितना है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा 70,50,000 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना तथा उन्हें नवीकरण के लिए समय देना डैश कहलाता है। क्या कहलाता है? संसाधन संरक्षण कहलाता है। पहला आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है रक्षक मेखला डैश की एक विधि है, किसकी? तो मृदा संरक्षण की एक विधि क्या है? रक्षक मेखला है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका एक डैश पुरा स्थल है। कौन सा पुरा स्थल है? तो पुरा पाषाणिक पुरा स्थल है। पहला आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। और भीमबेटका गुफा से जो है शैल चित्रों के अवशेष मिले हैं। भीमबेटका के गुफा से शैल चित्रों के अवशेष मिले हैं। शैल चित्रों के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट है ऋग्वेद काल में कौन से 3 देवता विशेषकर प्रमुख थे? कौन से 3 देवता है? तो पहला अग्नि है, दूसरा इंद्र, तीसरा सोम। अग्नि, इंद्र, सोम। आंसर यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा। और ऋग्वेद में इंद्र का उल्लेख कितनी बार किया गया है? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इंद्र का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार किया गया है? 250 बार। 250 बार किया गया है। अग्नि का उल्लेख कितनी बार किया गया है? अग्नि का उल्लेख किया गया है 200 बार। अग्नि का उल्लेख 200 बार किया गया है। और सोम का उल्लेख कितनी बार किया गया है? तो सोम का उल्लेख किया गया है 114 बार। सोम का उल्लेख 114 बार किया गया है। और जो ऋग्वेद का नवा मंडल है, ऋग्वेद का जो नवा मंडल है, ये किसको समर्पित है? तो नवा मंडल सोम देवता को समर्पित है। ऋग्वेद का नवा मंडल किसको समर्पित है? सोम देवता को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत को जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है डैश उसे कहते हैं क्या? भारत, यूरोप कहते हैं। आंसर यहाँ पर थर्ड सही हो जाएगा। संस्कृत जो है ये आर्यों की मूल भाषा है। जो संस्कृत है किसकी मूल भाषा है? किस स्थान पर मृतक को प्रायः उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था? आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर पहला आंसर सही हो जाएगा, इनाम गांव। इनाम गांव कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है महाराष्ट्र में। इनाम गांव कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। और बुर्ज होम से किसके साक्ष्य मिले हैं? बुर्ज होम से गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं। बुर्ज होम से गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट है बुद्ध द्वारा लालसा व इच्छाओं की तृष्णा को निम्नलिखित में से क्या बताया गया है? तृष्णा को, तो आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? तन्हा कहा गया है। आंसर यहाँ पर थर्ड सही होगा, तन्हा। नेक्स्ट है उत्पादों की ब्रांडिंग करने से क्या होता है? ब्रांडिंग करने से क्या होता है? आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। बाजार में उपलब्ध दूसरे उत्पादों से इसे भिन्न करता है। जो ब्रांड होता है ये क्या करता है? उत्पाद में भिन्नता लाता है, दूसरे उत्पाद से वो डिफरेंट हो जाता है। दूसरा आंसर सही है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस खंड को अक्सर संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है? अंतरात्मा किसको कहते हैं? तो यहाँ पर संविधान की प्रस्तावना को। आंसर यहाँ पर आपका फोर्थ सही हो जाएगा। संविधान सभा में प्रस्तावना तो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रस्तावना को प्रस्तुत किया गया है। किसके द्वारा पूछा जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट है लोकसभा के सबके लिए कितने सदस्य मनोनीत हो सकते हैं? लोकसभा के लिए तो आंसर यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा। 2 सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं। और ये सदस्य कौन मनोनीत करता है? अधिकार किसके पास होता है? तो ये अधिकार होता है राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होता है। किस अनुच्छेद के तहत पूछा जाए तो अनुच्छेद हो जाएगा 331। 331 के तहत राष्ट्रपति को लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत करने का अधिकार है। और यदि आपसे ये पूछा जाए कि राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत कौन करता है तो राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत? तो ये अनुच्छेद आपका हो जाएगा 83। 83 के तहत राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है न्यायाधीश किसके मुकदमे पर निर्णय लेता है? न्यायाधीश, तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर? सबूतों के आधार पर जो न्यायाधीश होता है, जो जज होता है, ये सबूतों के आधार पर निर्णय लेता है। थर्ड आंसर सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस पंथ पर आदिवासी प्रभाव परिलक्षित होता है? आंसर क्या होगा? जगन्नाथ पंथ। दूसरा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है दस्त, पेचिस, हैजा जैसी बीमारियों को रोका जा सकता है किसके द्वारा? तो ये सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराकर। आंसर यहाँ पर आपका थर्ड सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षार्थियों के शैक्षिक गतिविधियों पर बिताए गए समय को बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम है? समय को बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम क्या है? तो आंसर यहाँ पर आपका क्या सही हो जाएगा? देखिए यहाँ पर कहा गया है कि 3 बार गृह कार्य देना, सप्ताह में 3 बार यानी 3 दिन गृह कार्य देने की बात की गई, ये पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। नए विषयों पर उन पर चर्चा करने से पहले सभी शिक्षार्थियों को अलग अलग परियोजना देना, आंसर यहाँ पर आपका दूसरा सही हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि रुचि बनाए रखने हेतु दिए जा रहे व्याख्यान में अधिक से अधिक नई सामग्री को रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक छात्रा भारतीय सैनिकों द्वारा कारगिल युद्ध में झेली कठिनाइयों के विषय में उत्सुक है। वह कुछ सैनिकों का इंटरव्यू लेती है जिन्होंने इस युद्ध में हिस्सा लिया था। इन सैनिकों को निम्नलिखित में से क्या माना जा सकता है? तो आंसर यहाँ पर आपका क्या सही होगा? क्या माना जा सकता है? प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है। दूसरा आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है एक शिक्षिका या एक शिक्षक कक्षा 7th के छात्रों को गहन अध्ययन के लिए प्रकरण देना चाहता है। गहन अध्ययन को इंग्लिश में केस स्टडी बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? सबसे उपयुक्त जो है वो भारत की प्रमुख फसलें होगा। आंसर यहाँ पर आपका दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है व्यक्तिगत चुनाव की तुलना में अवलोकन योग्य तथ्यों को ध्यान में रखकर निगमन निकालना निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? निगमन निकालना क्या कहलाता है? आंसर यहाँ पर पहला सही होगा, तर्कना। निगमन निकालना क्या कहलाता है? तर्कना लिखा है, कहीं कहीं पर तर्कणा लिखा होता है, तो इसे ध्यान रखिएगा, पहला आंसर सही है। नेक्स्ट है विभिन्न देशों में भूमि उपयोग को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सामग्री उपयुक्त है? भूमि उपयोग को दर्शाने के लिए कहा गया है, तो यहाँ पर तुलनात्मक चार्ट होगा। दूसरा आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है एक शिक्षक अपनी पाठ्य योजना में छात्र मौर्य वंश के पतन के कारणों को बता सकेंगे। अनुदेशात्मक उद्देश्य लिखता या लिखती है, यह उद्देश्य किसके अंतर्गत आएगा? तो यह अंतर्गत किसके आएगा? अवबोध के अंतर्गत आएगा। दूसरा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। और अंतर्बोध, ये जो अवबोध है इसको क्या कहते हैं? समझ कहते हैं। ठीक है, समझ के अंतर्गत आएगा, उसका प्रयोग नहीं होगा, संश्लेषण नहीं होगा, ज्ञान नहीं, ये समझ होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी सृजनात्मक चिंतन के अभिलक्षण है, किसके अतिरिक्त कहा गया है? तो अतिरिक्त आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? दी गई समस्या के लिए सदा ठीक ठीक उत्तर देने की सामर्थ्य है। ये ठीक ठीक उत्तर देना, ये आपको छोड़ देना है। और सभी सृजनात्मक के उदाहरण है, अभिलक्षण है, जैसे विभिन्न स्रोतों से संश्लेषण है, किसी समस्या को हल करने हेतु कल्पनाशील व लचीली विधि का उपयोग है, अर्थपूर्ण व विचारशील निर्णय लेने की क्षमता, ये क्या है? सृजनात्मक चिंतन है। तो पहला यहाँ पर नहीं होगा और ये तीनों पॉइंट आपके यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है एक सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षार्थी यह चर्चा आरंभ करते हैं कि विद्यालय के निकट मोबाइल टावर लगना चाहिए कि नहीं। एक छात्रा कहती है कि टावर से निकलने वाले विकिरण छात्र को बीमार कर देगा। एक और छात्रा कहती है कि उसने समाचारों में सुना है कि मोबाइल टावर मनुष्यों को बीमार नहीं करते हैं। एक शिक्षिका के नाते आप क्या करेंगे? तो यहाँ पर आपको क्या करना है? आंसर यहाँ पर कैसे ही होगा? दूसरा आंसर यहाँ पर सही है। छात्रों को इस स्थिति पर साक्ष्य एकत्रित करने के लिए अभिप्रेरित करेंगी, जिससे वह स्थिति को वस्तुनिष्ठ आकलन कर सकेंगे। और यहाँ पर कहा गया है कि छात्रों को स्थानीय प्रशासन के कार्यालय के बाहर धरना देने के लिए प्रोत्साहित। धरना देना यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है इस विषय में कक्षा में एक संरचनात्मक बहस का आयोजन करवाएंगे, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या है? दूसरा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु निम्नलिखित में से किन विषयों से ली जानी चाहिए? यहाँ पर आंसर क्या होगा? इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र और अर्थशास्त्र। यहाँ पर आपका दूसरा आंसर सही हो जाएगा। पर्यावरण विज्ञान नहीं होगा और आपदा प्रबंधन नहीं होगा। आपका आंसर यहाँ पर दूसरा सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस संदर्भ में समय रेखा सबसे उपयुक्त है? समय रेखा सबसे उपयुक्त क्या है? तो किसी राजवंश का सारांश प्रस्तुत करने में। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानचित्र पर किसी स्थान को दर्शाना संबंधित है। स्थान को दर्शाना किससे संबंधित है? तो प्रयोग यानी कि अनुप्रयोग से संबंधित है। थर्ड आंसर सही है।
नेक्स्ट है, बच्चों को कानून का बहुत कम अनुभव होता है, इसलिए कानून पर परिचर्चा करते समय यह महत्वपूर्ण है कि शिक्षक क्या करे। तो यहाँ पर कहा गया है कि कानून के सभी पहलुओं को सुस्पष्ट करे, मतलब यहाँ पर उनका जो कंप्लीट डिस्कशन करने की बात की गई, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। केवल बाल अपराध से संबंधित, ये भी गलत है। कानून के प्रति बच्चों में डर पैदा करना, ये भी गलत हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पर दूसरा सही होगा, परिचित संदर्भों से अधिक उदाहरण दे। दूसरा आंसर सही है। नेक्स्ट है, एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका द्वारा कक्षा में प्रभावशील होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयोग में लाई जा सकती है। तो यहाँ पर क्या होगा, विचारोत्तेजक व रुचिपूर्ण गतिविधियों द्वारा शिक्षार्थियों का विषय के प्रति आकर्षण बढ़ाना। बच्चों के क्या करना है कि विषय के प्रति आकर्षण बढ़ाना है। और यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कहा गया है कि प्रत्येक सोमवार को परीक्षा लेना, गलत हो जाएगा। धीरे सीखने वाले शिक्षार्थियों के विश्वास को बढ़ाने हेतु ढीले ढंग से ग्रेड्स देना भी गलत हो जाएगा। माता पिता को बच्चों की शिक्षा में सम्मिलित करने हेतु गृह परियोजना देना, यह भी गलत। तो पहला आंसर सही होगा। नेक्स्ट है, संविधान पर चर्चा करते समय यह महत्वपूर्ण है कि इसकी चर्चा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में की जाए ताकि छात्र जागरूक हो सके। तो यहाँ पे छात्र को जागरूक करने की बात की गई है। आंसर क्या होगा, उपनिवेश के विरुद्ध संघर्षों का इस पर गहरा प्रभाव है। आंसर यहाँ पर आपका थर्ड सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान में परिणाम आधारित शिक्षार्थी अधिगम मॉडल निम्नलिखित में से किस पर प्राथमिक तौर पर केंद्रित होगा। प्राथमिक तौर पर किस पर केंद्रित होगा, तो अधिगम उद्देश्य है, अधिगम गतिविधियां हैं, रचनात्मक व संकलित आकलन है। आंसर यहाँ पर आपका थर्ड सही हो जाएगा। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान विषय वस्तु का उद्देश्य होना चाहिए कि किस प्रकार का उद्देश्य होना चाहिए। तो छात्रों को परिचित सामाजिक यथार्थों का आलोचनात्मक अन्वेषण व उन पर प्रश्न उठाकर जागरूक बनाया जा सके। यहाँ पर शिक्षार्थियों को क्या करना है, जागरूक बनाना है। ठीक है, आपका आंसर जो यहाँ पर है दूसरा सही होगा। नेक्स्ट है, हमारे जैसे विविधतापूर्ण समाज में पाठ्यपुस्तकें इस प्रकार की होनी चाहिए। किस प्रकार पाठ्यपुस्तक होनी चाहिए, तो सभी क्षेत्रों एवं सामाजिक समूहों का उनसे जुड़ाव हो। ठीक है, किससे जुड़ाव हो, तो पाठ्यपुस्तक ऐसी हो कि सभी क्षेत्र उसमें सम्मिलित हो और सामाजिक समूह भी सम्मिलित हो, ऐसे यहाँ पर पाठ्यपुस्तक होनी चाहिए। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप 2005 सामाजिक विज्ञान विषय में शिक्षण उद्देश्य शिक्षार्थियों को निम्नलिखित में से किस सामर्थ्य के लिए तैयार करना चाहिए। यहाँ पर शिक्षार्थियों को तैयार करने के लिए कहा गया है, यहाँ पर आपका दूसरा आंसर सही हो जाएगा, सामाजिक राजनैतिक वास्तविकता का विश्लेषण करने के लिए आपको तैयार करना है। दूसरा आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया गया था, किस लिए चलाया गया था, तो समान अधिकार तथा नस्ल भेद को समाप्त करने की मांग को लेकर। यहाँ पर आपका दूसरा आंसर सही हो जाएगा। और यह आंदोलन चलाया कब गया था, तो 1955 से 1968 में यह आंदोलन चलाया गया था। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है, तो मुख्यमंत्री का जो चुनाव है, तो चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी के विधायकों के द्वारा। आंसर दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा लिंग मूलक भेदभाव प्रदर्शित करता है। भेदभाव क्या प्रदर्शित करता है, आंसर यहाँ पर लड़कियां केवल घर के कामकाज कर सकती हैं, बाहर के नहीं कर सकती, ऐसा यहाँ पर कहा गया है, जो कि गलत हो जाएगा। तो भेदभाव यहाँ पे क्या है कि केवल घर का काम कर सकती है। नेक्स्ट है, लोकतंत्र में समाचार माध्यम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर, देश और संचार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही होगा। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।